आरसीबी बिकने वाली है। जी हाँ, आरसीबी के बिकने के न्यूज़ लगभग कंफर्म हो चुकी है। आरसीबी बिकने जा रही है। अब आते हैं कि पहले आरसीबी खरीदने कौन जा रहे हैं और ऐसा क्या हुआ कि आरसीबी को फाइनली बिकना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है आरसीबी पहली बार बिक रही है, ऑलरेडी एक बार उसकी ऑनरशिप चेंज हो चुकी है। तो पहले याद करते हैं कि इस साल पहली बार 18 साल के बाद जा करके आरसीबी ने ट्रॉफी जीती। फर्स्ट टाइम विराट कोहली रहते हुए 18 साल के बाद जाकर ट्रॉफी जीतती है। लेकिन उसके बाद जो घटना हुआ उसके बाद बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि जब सेलिब्रेशन हुई मैच के अगले दिन, तो उस दिन बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर जितने लोगों की डेथ होती है, जिस तरह की स्टैम्पीडे होता है, जिस तरह का माहौल बनता है, उसने सोचने में मजबूर कर दिया जो ओनर्स थे आरसीबी के, कि वो लोग आरसीबी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाए आता हूँ, क्योंकि जो अभी करंट ओनर है वो एक आपके पास अल्कोहल की कंपनी है, जिनका मेन काम दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में अल्कोहल बेचना है। तो उसके जो लोग हैं वो बेसिकली कंपनी का एक यूनिट है आरसीबी। तो अभी इस बात है, जो सीईओज वगैरह होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका पूरा फोकस वो इस अल्कोहल पे फोकस है। उनमें से किसी बड़े आदमी का फोकस इस टीम के ऊपर नहीं था। इसलिए जब वो घटना होती है तो घटना के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तक के लिए बहुत टाइम लग जाता है। लगभग 3 महीने बाद तो इनको ये टाइम लगता है कि सॉरी बोल सके। तो इस सब को देखते हुए उस कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब वो आरसीबी को नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि उनके लिए मुश्किल काम है। क्योंकि ये जो काम है आरसीबी को हैंडल करना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है और इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो एज ए कंपनी इन्वॉल्व इसमें नहीं रह सकते। तो अब उन्होंने बेचने का ऐलान कर दिया है। लगातार वो अलग अलग लोगों से जो इंटरेस्टेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। पहले आते हैं कि इतिहास क्या है, आरसीबी की मालिक है कौन एक्चुअली में, और कौन इनको खरीदने जा रहे हैं, और क्या होगा फिर टीम का। आपको पता है कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे आपके विराट कोहली ने आरसीबी की एक एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको भी था शायद कि आरसीबी का ओनरशिप चेंज होने वाली है, ओनर कौन बनेगा, क्या एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले, पता नहीं आपको कुछ भी। तो पहले आते हैं कि आरसीबी का इतिहास रहा क्या है। इतिहास यही, जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम इसके जो मालिक थे, जिन्होंने बिड किया था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आरसीबी के लिए बेंगलुरु पे रहते हुए, वो थे आपके विजय माल्या। क्यों क्या, क्योंकि उनकी एक कंपनी थी आपके पास रॉयल चैलेंज करके, वो जो अल्कोहल बनाती, ब्रांड था रॉयल चैलेंज करके, ब्रांड है अल्कोहल का। उनको लगा कि रॉयल चैलेंज को प्रमोट करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, टीम खरीदते हैं और उस टीम का नाम ही रख देते हैं उसी के नाम पर, रॉयल चैलेंज रख देते हैं। तो एक्चुअल में रॉयल चैलेंज जो नाम रखा वो विजय माल्या रखा था, वो अपनी उनकी उस टाइम की जो कंपनी थी, अल्कोहल की कंपनी थी, उसके ऊपर। और क्योंकि बेंगलोर तो क्या नाम बना, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बन गया। तो भाई कुल मिलाकर ये हुआ क्या था आपके पास कि 2008 के अंदर विजय माल्या की कंपनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, बेसिकली अल्कोहल की पेरेंट कंपनी। उस पेरेंट कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं अलग अलग, उसमें से एक ब्रांड था रॉयल चैलेंज, जो उनका फेमस ब्रांड था, उसके नाम पर इन्होंने टीम का नाम रख दिया। उनका सिंपल सा था, जितने पैसे हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है बेसिकली कि आप अल्कोहल का डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो उनका क्या था, अगर टीम का नाम रखोगे तो हर कोई टीम का नाम लेगा। विराट कोहली थे उस टाइम छोटे थे, मतलब टीम का नाम लेगा, उनसे उनकी ब्रांड वैल्यू जो अल्कोहल की वो बढ़ जाएगी। तो फ्री फंड में टीम भी आ गई और आपके अल्कोहल का ऐड भी हो गया। तो लालच उनका ये था, उस हिसाब से उन्होंने इस टीम को उस टाइम खरीदा था। कितने में खरीदा था, तो लगभग उन्होंने उस टाइम खरीदा था इस टीम को, एक सेकेंड, उस टाइम इन्होंने इस टीम को खरीदा था लगभग 464 करोड़ के अंदर, 464 करोड़ के अंदर, लगभग $111.6 मिलियन के अंदर उस टाइम इन्होंने खरीदा था। उस टाइम आपको याद हो राहुल द्रविड़ कैप्टेंसी थे, अनिल कुंबले इस टीम में, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे इस टीम के अंदर। तो उस टाइम ये खरीदा था। अब हुआ क्या, 2008 से लेकर 2016 तक ओनर यही रहते हैं, लेकिन 2016 के अंदर आपको याद होगा जब विजय माल्या देश छोड़ के भागते, जब उन पर ईडी के केसेस होते हैं, सीबीआई केस करती है, तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि वो देश छोड़ के भाग रहे थे और लगातार उन पर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो आरसीबी नहीं, जो आपके पास शराब की कंपनी थी, उसी कंपनी को बेच दिया। यूएसएल जो थी आपके पास कंपनी, जो इंडिया में अल्कोहल बेचती है, बनाती है, जो भी करती है, उस कंपनी को बेच दिया। और उसी कंपनी के अंदर कौन थे आपके पास, आरसीबी आती थी। तो उन्होंने पूरी की पूरी अपनी डेप्ट को कम करने के लिए, कर्जा कम करने के लिए पूरी की पूरी कंपनी बेच दी। तो उस टाइम में जो कंपनी थी लगभग बेची थी उन्होंने, आपके पास बेच दी थी आपके पास अमेरिका को। अमेरिका बोलो सर, एक दूसरी अल्कोहल की कंपनी है, क्योंकि अल्कोहल कंपनी दूसरी अल्कोहल कंपनी को खरीदने वाली है, तो उन्होंने उस चीज़ को बेच दिया। और कंपनी क्या थी, डियाजियो करके आपकी कंपनी है, उसको बेच दिया गया। तो 2016 से लगातार ये कंपनी वहीं पर थी, ठीक है। तो बेचा कितने में था, लगभग
9,000 करोड़ के आसपास उनका जो लोन था उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ के आसपास बेचा था। खरीदा कितने में था? 450 करोड़ के आसपास, और बेचा कितने में? लगभग 1,000 करोड़ के अंदर, लगभग डबल से ज़्यादा की प्राइस में बेचा था उन्होंने 8 साल के बाद। ठीक है, तो जैसे वो निकले उसके बाद आप जानते हो उसके बाद पूरा का पूरा जो कंट्रोल था डीआईजीओ कर रही थी, मतलब 2016 से लगातार वही कंट्रोल कर रही थी कंपनी में। इसलिए आपने देखो कभी भी कुछ सालों से लगातार आपको किसी भी मैच के अंदर आपको आरसीबी का कोई भी ओनर दिखाई नहीं देगा आपको किसी भी सीजन के अंदर, क्योंकि कंपनी थी। अब आता है कि कौन इनको खरीदने जा रहा था। वो कह रहा है 2016 से लोग ये थे लगातार 24 तक अच्छा भला चल रहा था, प्राइस की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो आपका स्टैम्पीडे हुआ जिसको समझ में आया इस कंपनी को भाई कि इंडिया में स्पोर्ट्स के इस इतने बड़े अगर उसको टीम को हैंडल करना है तो उनके लिए इसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उनका मानना है कि उनका मेन काम है वो अल्कोहल बेचने का है, ना कि किसी टीम को रन करने का। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई चुपचाप इसको छोड़ देते, क्योंकि ये हमसे हैंडल हो नहीं पा रही है, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि अब इसको बेच के निकल जाते हैं यहाँ से, ताकि जो नया ओनर है वो अच्छे से हैंडल कर पाए, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उसको और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी कोई दूसरा ओनर होता तो, क्योंकि ओनर ये थे बिल्कुल ही बकवास तरीके से हैंडल किया उन्होंने। 3 महीने तो कोई ट्वीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस देखते रह गए। अब आते भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, आप जा रहे हो एक आईपीएल टीम खरीदने तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो अभी देखो सबसे पहले सबसे ऊपर जो चल रहे हैं वो है आधार पुणेवाला, आपको याद होगा वो जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी 2020 में, बहुत कमाई हुई उनकी उस टाइम, बहुत पैसे कमाए उन्होंने, तो वो खरीदने के लिए जा रहे हैं। दूसरे पार्थ जिंदल हैं, ये जिंदल स्टील के मालिक है। आपको याद होगा जिंदल स्टील आपके पास ऑलरेडी दिल्ली की टीम को ओन करती है, वो एक और टीम लेने के लिए सोच रहे हैं। तीसरे भाई अडानी ग्रुप है। चौथे आपके पास दिल्ली का कोई एक बड़ा अमीर आदमी है, कौन है आदमी नाम तो लिखा नहीं गया, बट वो कह रहे हैं कि बहुत अमीर आदमी है। इसके अलावा यूएस की 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जो बेसिकली जोमेटो हो गया, आपका रैपिडो हो गया, ओला, उबर, जो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग, उस तरह की कंपनी है जो खरीदना चाह रही है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो खरीदना चाह रही हैं। अब आता है कौन क्यों खरीदना चाह रहा है। देखो बात करते हैं पहले आधार पुणे वाला पे। तो पुणे वाला ने पहले भी, एक्चुअली नहीं अभी नहीं, पहले भी 2010 के अंदर भी आपके जो साइरस पुणे वाले थे, उनके फादर थे, उन्होंने कोशिश करी थी आईपीएल टीम खरीदने की। 2 टीमों को उन्होंने बिड किया था, एक तो आपके बाद याद होगा पुणे के लिए, दूसरा किया था उन्होंने कोच्चि के लिए, सपोज, हाँ कोच्चि के लिए आपने बिड किया था, लेकिन दोनों ही वो खरीद नहीं पाए थे। और भला ही हुआ इनका, क्योंकि जो दोनों टीमें थी वो क्या हुई थी, उनका घोड़े लग गए थे, मतलब बेसिकली वो बंद हो गए थे शुरू होते ही। अब वापस से कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका लग रहा है कि भाई इस बार उनको एक कंपनी मिल सकती है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खरीदेंगे तभी जब उनको लगेगा पैसे सही कीमत में मिल रही है। दूसरा जिंदल साहब की बात कर लेते हैं, दूसरी कंपनी जो थी। तो जिंदल साहब में भाई दिक्कत क्या है, जिंदल साहब ऑलरेडी 50% मालिक है किसके, आपका दिल्ली कैपिटल्स के। बट दिक्कत क्या, दिल्ली कैपिटल्स का रिजल्ट उतना अच्छा रहता नहीं है, ब्रांड बन नहीं पाया, और उसकी कॉस्ट कुछ खास बढ़ नहीं पा रही है। तो हो सकता है कि अगर जिंदल साहब आरसीबी खरीदने जाए तो हो सकता है अपना दिल्ली वाला स्टेक बेच दे, क्योंकि भाई इस टीम को खरीदने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। तो हो सकता है कि अगर ये खरीदने आएंगे तो उस वाले पार्ट को बेच देंगे। अब आता अडानी। आपको पता, देखो जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग आज के टाइम पर हैं इंडिया के अंदर, अंबानी जी हो गए, आपके पास गोयनका साहब हो गए, सब चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके, क्योंकि इससे ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप 2 महीने तक लगातार कैमरों के सामने बैठते हो तो आपकी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छा मौका होता है, जहाँ पर आप प्लेयर को जाके हाई करो, प्यार से बात करो, तो उससे इमेज बिल्डिंग अच्छी खासी होती है, और उनको बहुत रिक्वायरमेंट भी है अभी अडानी साहब को। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 2022 के अंदर कोशिश करी थी जीटी को खरीदने की, शायद कुछ वजह थी नहीं खरीद पाए थे, लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी कर ली थी कि जीटी की टीम खरीद ले, लेकिन उस टाइम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और बाकी तो आपने देख ही लिया, बता दीजिए कौन कौन से। अब आते हुए देखो क्या होता है आगे, क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा बड़ी डील होने वाली है ये, और दूसरी बात इतने सारे लोग इसमें क्या दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब डीआईजीओ को लगा है कि भाई देखो, क्योंकि वो बेसिकली जो कंपनी है वो इंडिया से बाहर की कंपनी है, तो इंडिया के बारे में बहुत कम आइडिया है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के 2 जो बैंक्स हैं उनको हायर किया, उन्होंने 2 बैंक्स को हायर कर लिया। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि जो डिमांड रख रहे हैं डीआईजीओ वाले, वो मांग रहे हैं $2 बिलियन, लगभग 16,000 करोड़ की डिमांड रखी है, जबकि उन्होंने खरीदा था कितने में, 1,000 करोड़ के अंदर। तो 1,000 करोड़ में खरीदा था, अब मांग कितने, 16,000 करोड़, लगभग अपने कोस्ट से लगभग 16 टाइम ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि बिक सकती है। अब दिक्कत क्या है, ये जो कॉस्ट है ना, तब भी लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत मांडोली तो होगी इसके अंदर, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बढ़ सकती है।
लेकिन थोड़ा झटका इस बात का लगा क्योंकि जब से आपको याद होगा जितनी भी आपके पास ये कंपनीज बंद हुई, ड्रीम इलेवन वगैरह बंद हुई है, माई सर्कल बंद हुई है, उसके बाद लग रहा है कि शायद आपके पास जो रेवेन्यू है आईपीएल का वो कम हो सकता है। तो उसी का वो लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कितना असर पड़ सकता है इसके ऊपर। अब सब कुछ डिपेंड करता है जियो के ऊपर, क्योंकि देखो अब इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी रह गई है, जियो हॉटस्टार। बाकी सब बंद हो चुकी है, वही राइट्स खरीद रही है, आपका टीवी की भी वही खरीदती है और मोबाइल की भी वही खरीदती है, और उन्होंने खरीद लिया है। अब वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं फ़ोन से, उस पर डिपेंड होने वाला है कि कितना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ने वाली आईपीएल को, कितना रेवेन्यू आने वाला, उससे टीमों की वैल्यू बढ़ सकती है। तो वो लोग उसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। कुल मिला के दो इन्होंने बैंक हायर कर लिए, सिटी बैंक और प्राइवेट बैंक को हायर किया इन्होंने। और सिंपल लॉजिक ये है कि वो चाहते हैं कि जो इसमें बेसिकली प्रोसेस जो होती है ना, पूरी की पूरी जो लीगल प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसको कोई गड़बड़ ना हो और उनको बेस्ट वैल्यू मिल सके। और ये बैंक्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कितनी वैल्यू मिलने वाली है, क्या क्या फ़ायदा हुआ, टैक्सेस कैसे बचाते हैं, बहुत सारे वो फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए सिर्फ दिक्कत क्या है कि जो डीआईजीओ का जो मेन सेंटर है वो तो मान रहे हैं, जो इंडिया वाले जो ब्रांच है वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, और उनके क्योंकि कुछ लोग उनके अरेस्ट भी हो रखे हैं, आपको पता, जेल में गए हुए, तो उनका कोई इशू चल रहा है। बाकी उनका जो मेन बोर्ड है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बेचने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर न्यूज़ ये है। अब देखते हैं कि कौन खरीदता है। ये बात है कि बिकने को तैयार ही टीम, लोग खरीदने को तैयार है। अब कॉस्ट के ऊपर लेकर बात चल रही है कि कितने कॉस्ट में होगी। क्या डीआईजीओ पूरे बेचना चाहती है या एक बार में कुछ बाद में बेचना चाहती है? जो खरीदना चाह रहे वो चाह रहे कि भाई पूरा बेच दो हमें। पहले न्यूज़ ये तो डीआईजीओ चाहती थी थोड़ा सा कुछ परसेंट बेचते, बाद में दोबारा बेच लेंगे। तो बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, बट ये है कि हमारी सबकी फेवरेट टीम आरसीबी, जिसमें विराट कोहली खेलते हैं, वो बिकने जा रही है। और इससे हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों, हमें हमारे लिए कुछ भी नहीं, विराट कोहली उसी टीम में खेलेंगे और हमें प्लेयर से मतलब होता है। ओनर कौन है, हु केयर्स। और भी 8 साल से कोई ओनर था नहीं ऑफिशियली, तो बस एक कंपनी थी, तो फैंस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होप जो भी नया ओनर आए, क्योंकि अब जो ओनर आएगा बेसिकली वो होगा पर्सनल, कोई ना कोई आदमी होगा जो एक्चुअली में ग्राउंड आके बैठने वाला है, तो उससे तो डायनेमिक्स चेंज हो सकती है, बाकी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जो नई भी जानकारी निकल के आएगी वो आपको आप लेकर आएंगे अगली वीडियो के अंदर, जब भी आता है कि कौन खरीदने जा रहा है, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद भाई लोग, मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर। धन्यवाद।